गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। पिछले कई दिनों से पीओके में भारी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जैक पार्टी ने 48 घंटे में मांगे पूरी न होने पर 15 जुलाई को पाकिस्तान असेंबली से आज़ाद होने की घोषणा की है। दरअसल जैक ने 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद भी की तरफ मार्च करने का ऐलान किया है, जो कथित तौर पर पीओके की राजधानी है। इस मार्च में शामिल होने के लिए भारी संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं, इसलिए शहबाज सरकार की डर गई है। पाकिस्तानी शासकों ने दशकों से कश्मीर को लेकर भारत को परेशान किया, लेकिन अब उसके कब्जे वाले कश्मीर में ही बगावत शुरू हो गई है। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पीओके की सरकार ने रविवार को चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक को अपने विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों से जुड़ी किसी भी अप्रिय घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बहुत आशंका है कि पाकिस्तानी सेना प्रदर्शनकारियों को गोली मारने वाली है, लेकिन अगर रैली में बच्चे शामिल होते तो इसके लिए क्रूरता करना आसान नहीं होगा। ओके कि पाकिस्तान की कठपुतली सरकार के प्रवक्ता चौधरी गुफ्तार हुसैन और पुलिस के प्रवक्ता डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी इरफान मसूद कासवी ने कहा कि प्रतिबंधित समूह ने छात्रों से 14 और 15 जुलाई को प्रदर्शनों में भाग लेने का आह्वान किया है और 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद तक छात्रों के मार्च की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर 2025 के समझौते के तहत अब प्रतिबंधित जैक की सभी 38 मांगें मान ली गई थी, लेकिन बाद में समिति मौलिक अधिकारों से संबंधित मांगों से हट गई और सरकार विरोधी उद्देश्यों को आगे बढ़ाया, जिसके कारण कानून के तहत उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि 36 दिनों के धरने से पुंछ डिवीजन में भोजन, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बुरी तरह बाधित कर दिया था। उन्होंने कहा कि राजमार्गों और संपर्क सड़कों में नाकेबंदी ने लोगों की आवाजाही को ठप कर दिया और कई क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कमी पैदा कर दी। सरकार के प्रवक्ता ने प्रतिबंधित जैक पर महिलाओं और बच्चों को कानून प्रवर्तन कर्मियों के सामने रखकर मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने, उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल करने और कुरान की प्रतियां सफ़ेद झंडे लेकर आगे भेजने की योजना बनाने का आरोप लगाया। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण नाजुक है। स्थानीय प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सरकार के बीच गतिरोध पर चरम पर पहुंच चुका है। आंदोलन की अगुवाई कर रही जैक पार्टी ने 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करने और मांगे नहीं मानने पर पाकिस्तान की असेंबली से आज़ादी का ऐलान करने की धमकी दी है। पाकिस्तानी सेना प्रदर्शन को कुचलने के लिए आंदोलन के केंद्र रावलाकोट में करीब 17,500 जवानों को चुकी है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि पीओके की स्थानीय कश्मीरी पुलिस ने पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स का साथ देने से इनकार कर दिया है। उन्हें अपने ही लोगों पर गोली चलाने या पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के लिए मानव ढाल बनने से साफ मना कर दिया है। पाकिस्तानी प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में इंटरनेट, संचार सेवाएं, बिजली ठप कर दी है। इसके अलावा भोजन, ईंधन और जीवन रक्षक दवाओं जैसे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोककर आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई है। आपको बता दें कि आंदोलन शुरुआत में बिजली की बढ़ती कीमतें, आटे पर सब्सिडी की बहाली और बुनियादी मानवाधिकारों और अनुच्छेद के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन जून 2026 में सुरक्षा बलों की तरफ से की गई अंधाधुंध गोलाबारी के बाद स्थिति बिगड़ गई। 30 से ज़्यादा नागरिकों की मौत के बाद यह आंदोलन पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में तब्दील हो चुका है। आइए हम बात करें जापान की। जापान दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार एक सेंट्रलाइज इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने पर काम कर रहा है। इसके लिए उसे पश्चिमी देशों, खासतौर से अमेरिका से मदद मिल रही है। एजेंसी की अपनी योजना को जमीन पर उतारने के लिए जापानी नेताओं ने हाल के महीनों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे सहयोगियों से तकनीक और स्टाफिंग पर बात की है। प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के नेतृत्व में शुरू की गई ये पहल जापान की सुरक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव है। इस कदम का मकसद रूस, चीन और उत्तर कोरिया के खिलाफ सुरक्षा मजबूत करना है। जापान टाइम्स ने बताया कि देश का इंटेलिजेंस सिस्टम लंबे समय से बिखरा हुआ आ रहा है। इसमें रक्षा अधिकारी राजनयिक, पुलिस और दूसरे विभागों के बीच इंटेलिजेंस साझा किए बिना जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसका विश्लेषण करते रहे हैं। इससे देश का जासूसी या विदेशी दखल के खिलाफ ढांचा विशेष रूप से कमज़ोर हो गया है। अब इसे बदलने पर काम हो रहा है। घरेलू इंटेलिजेंस एजेंसी बनाना प्रधानमंत्री सनाई तकाइची की उन कोशिशों का हिस्सा है जिनका मकसद जापान पर रक्षा और सुरक्षा से जुड़े प्रतिबंध हटाना है, क्योंकि जापान को चीन, रूस और उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है। तकाइची पहले ही हथियारों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा चुकी है, रक्षा क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही हैं। तकाइची चाहते हैं कि जापान सरकारी रहस्यों और अहम टेक्नोलॉजी की सुरक्षा के लिए और विदेशी प्रभाव वाले अभियानों, खासतौर से चीन का नेतृत्व वाले अभियानों से बचाव के लिए कदम उठाए। साइबर सुरक्षा रिसर्च ग्रुप सिटीजन लैब के अनुसार चीन ने हाल के वर्षों में गलत जानकारी फैलाने के लिए जापानी भाषा के न्यूज़ चैनलों जैसे दिखने वाले साइट बनाए हैं। हाल के महीनों में क्या हुआ है? अमेरिका के इंटेलिजेंस अधिकारियों ने साइबर डिफेंस सिस्टम और औद्योगिक जासूसी का मुकाबला करने के तरीकों पर सुझाव दिए हैं। अमेरिकियों ने जापान में काम करने वाले विदेशी निवेश और एजेंटों की जांच पड़ताल को मजबूत करने के लिए तरीकों पर अपनी राय दी है। जर्मनी की विदेश इंटेलिजेंस सर्विस के अधिकारियों ने जापान की एजेंसी पर चर्चा और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए टोक्यो का दौरा किया है। ऑस्ट्रेलियाई अफसरों ने टेक्नोलॉजी और मंत्रालयों की टीम के तौर पर काम करने और जानकारी शेयर करने की रणनीति पर सलाह दी है। तकाइची और उनके सहयोगियों का कहना है कि नई एजेंसी जापान की सुरक्षा व्यवस्था में
प्रस्तावित सुधारों का एक हिस्सा है। तकाइची चाहते हैं कि जापान अपने जासूसी रोधी कानूनों को मजबूत करे। उन्होंने CIA जैसी एक खास विदेशी खुफिया एजेंसी बनाने पर जोर दिया है। जापान दुनिया की उन कुछ बड़ी ताकतों में से एक है जिनके पास ऐसी एजेंसी नहीं है। आएगा खर्च करीब $407 मिलियन के बजट वाली इस नई एजेंसी के दिसंबर तक काम शुरू करने की उम्मीद है। शुरुआत में इसमें सैकड़ों लोगों के स्टाफ के होने की संभावना है, जिनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर सुरक्षा विश्लेषक और विदेशी संपर्क अधिकारी शामिल होंगे। एजेंसी अगले साल भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रही है। एजेंसी जापान में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और उसके विश्लेषण का केंद्र होगी। ये जापान सरकार के विभिन्न विभागों जैसे पुलिस, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय में खुफिया जानकारी से जुड़े 33,000 लोगों के काम में तालमेल बिठाने में मदद करेगी। जापान एक खुफिया परिषद भी स्थापित करेगा जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कमांड सेंटर में होगा। जापान के कैबिनेट सचिवालय के प्रवक्ता ने कहा कि खुफिया एजेंसी की जरूरत है ताकि साइबर हमलों के जरिए गोपनीय जानकारी की चोरी और नीति को प्रभावित करने के मकसद से फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का मुकाबला किया जा सके। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार विदेशी संस्थाओं का आकलन और सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों में सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। जापान की खुफिया संबंधी समस्याओं की जड़ें दूसरे विश्व युद्ध के बाद से समय में मिलती हैं, जब अमेरिका के नेतृत्व वाले कब्जे के दौरान उनकी मजबूत रही सुरक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था। इसके बाद से जापान विदेशी खुफिया जानकारी के लिए अमेरिकियों पर निर्भर होता चला गया। ये हम बात करें ईरान और अमेरिका की। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने सोमवार को एक बार फिर ईरान में हमले किए हैं। अमेरिकी आर्मी के ईरान के बंदर अब्बास, केसम द्वीप और खार्क द्वीप बमबारी की जानकारी सामने आई है। स्थानीय मीडिया ने होर्मुज स्ट्रेट के पास इन द्वीपों पर अमेरिकी हमलों की बात कही है, जिससे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और कुछ लोग घायल हुए हैं। इससे पहले ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया था। दोनों देशों में परस्पर हमलों का यह घटनाक्रम मंगलवार से चल रहा है। इस सबके बीच एक रूसी विमान के तेहरान पहुंचने ने ध्यान खींचा है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार ईरान पर अमेरिका के नए सैन्य हमलों के बाद बड़े तनाव के बीच रूस का Tu-214PU एयरबोर्न कमांड एयरक्राफ्ट तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा है। इसे अपनी ताकत की वजह से तबाही लाने वाले पल्लेकारी विमान कहा जाता है, जो काफ़ी सीक्रेट तरीके से ईरान पहुंचा है। फोर्स के मुताबिक RSD-420 कॉल साइन वाला ये एयरक्राफ्ट Tu-214PU तेहरान पहुंचने से पहले यह कैस्पियन सागर के ऊपर से गुजरा और इलाके के दूसरे एयर स्पेस से बचा। Tu-214PU एक खास तरह का एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल रूसी सरकार करती है। इससे रोशिया स्पेशल फ्लाइट स्क्वाड्रन देश के शीर्ष नेतृत्व को ले जाता है। Tu-214PU खास तरह का एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल रूसी सरकार करती है। आम यात्री या फिर VIP एयरक्राफ्ट के उलट इस एयरक्राफ्ट में सुरक्षित कम्युनिकेशन कमांड सिस्टम लगे होते हैं। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि सीनियर अधिकारी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मिलिट्री ऑपरेशन के निर्देश दे सकें। इस एयरक्राफ्ट को रोसिया स्पेशल फ्लाइट स्क्वाड्रन ऑपरेट करता है, जो रूस के टॉप राजनीतिक और मिलिट्री लीडर्स को ले जाता है। इसमें एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट लिंक, एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी है, जिससे लड़ाई के दौरान सुरक्षित कम्युनिकेशन होता है। रूस के इस विमान की तेहरान में तैनाती ने सबका ध्यान खींचा है, क्योंकि Tu-214PU आम राजनयिकों की यात्राओं के बजाय हाई लेवल सरकारी या मिलिट्री मिशन से जुड़ा होता है। डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि तेहरान में इसकी मौजूदगी से पता चलता है कि पश्चिम एशिया में तनाव के बीच सीनियर रूसी और ईरानी अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही है। दोनों पक्षों में बातचीत का संकेत मिलता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट की सुरक्षित कम्युनिकेशन क्षमता अधिकारियों को संवेदनशील मीटिंग करने की सुविधा भी देगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्शन बातचीत सुने जाने का खतरा भी कम होगा। हाल के सालों में मॉस्को और तेहरान के बीच डिफेंस सहयोग बढ़ा है। ऐसे में साफ है कि दोनों पक्ष तनाव के बावजूद संपर्क में हैं। रूस या ईरान दोनों देशों में से किसी ने भी सार्वजनिक रूप से इस एयरक्राफ्ट के दौरे का मकसद नहीं बताया है। हालांकि इस बात का कोई संकेत नहीं कि एयरक्राफ्ट मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल है, लेकिन इसकी तैनाती ऐसे संवेदनशील समय में हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। इस एयरक्राफ्ट के तेहरान में देखे जाने से अमेरिका इजराइल की खुफिया एजेंसियों का ध्यान इस पर जाएगा, जो लगातार इलाके में गतिविधियां कर रही हैं और ईरान के खिलाफ लड़ाई में है। एक्सपर्ट का कहना है कि यह घटनाक्रम दिखाता है कि ईरान को मुश्किल समय में रूस से कुछ न कुछ मदद मिल रही है। ये बात करें अमेरिका के वरिष्ठ सीनेटर लिंडसे ग्राम की। अमेरिका के वरिष्ठ सीनेटर लिंडसे ग्राम का 11 जुलाई को 71 वर्ष की आयु में अचानक निधन हो गया। उनके कार्यालय ने बताया कि शनिवार शाम को उनके कैपिटल हिल स्थित आवास पर दिल का दौरा, कार्डियक अरेस्ट पड़ने से उनका देहांत हुआ। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने का आदेश दिया है। लिंडसे ग्राम इसराइल के कट्टर समर्थक और ईरान के साथ शांति वार्ता के धुर विरोधी थे। उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका पर भी हमेशा गंभीर सवाल उठाए। उनकी इसी ईरान विरोधी नीति के कारण ईरान समर्थक प्रदर्शनों में उनकी तस्वीरों के साथ उन्हें जान से मारने की धमकियां तक दी गई थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे प्रिय मित्र, एक महान व्यक्ति सीनेटर लिंडसे ग्राम के असाधारण जीवन उपलब्धियों के सम्मान में
जिन्होंने हमारे देश और अपने प्रिय गृह राज्य दक्षिण कैरोलिना के लिए बहुत कुछ हासिल किया। मैं पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी अमेरिकी झंडों को शनिवार शाम 6 बजे तक आधा झुकाने का आदेश दे रहा हूँ। भगवान आपको आशीर्वाद दे। लिंडसे बता दें कि सीनेटर ग्राहम इसराइल के कट्टर समर्थक थे, ईरान के साथ अमेरिका की शांति वार्ता का विरोध करते थे। उन्हें पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। उनकी मौत के बाद अमेरिका में दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग इसे एक साजिश से जोड़ रहे हैं। ट्रंप की करीबी पत्रकार लोरा लूमन ने दावा किया कि 5 दिन पहले ही ईरान की IRGC ने ग्राम की हत्या की मांग की थी। वह रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने के प्रयास में विदेश यात्रा पर थे और लौटने के तुरंत बाद उनका निधन हो गया। लूमन ने आशंका जताई कि क्या उन्हें किसी विदेशी दुश्मन ने जहर दिया था। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार डेविड कायस ने भी इस मामले की जांच की मांग की है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.